हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है लेसन 7 जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन। मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जो जीवों के शरीर में जो नॉर्मल प्रक्रियाएं हैं जो हमेशा होती रहती हैं और जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, उन जैविक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें कौन कौन सी प्रक्रिया हम लोग को पढ़नी है। पोषण के बारे में, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और उसका जो पाचन होता है, कैसे हमको पोषण मिलता है, उसके बारे में से पढ़ेंगे। फिर परिवहन, हमारे शरीर में रक्त का परिवहन किस प्रकार से होता है। फिर श्वसन, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। और उत्सर्जन, जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं उनको हम अपने शरीर से कैसे बाहर करते हैं। इन सब प्रक्रियाओं की, या जीव शरीर अपने शरीर से कैसे बाहर करते हैं, उन सब के बारे में जीवों के शरीर में होने वाले पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन, 4 चीजों को इस चैप्टर में हम लोगों को इंक्लूड करना है। इसके बाद भी कुछ जैविक प्रक्रियाएं बची हुई हैं जिनको हम लोग अगली चैप्टर में, जो जैविक प्रक्रियाएं का दूसरा भाग है, उसमें कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को इन चारों टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा पोषण। पोषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक पोषण मतलब भोजन ग्रहण करना। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पोषण। पोषण मतलब भोजन ग्रहण करना। तो पोषण, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उस भोजन में क्या ग्रहण करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि भोजन में जटिल पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन आदि को हम लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन ये जटिल भोज्य पदार्थ ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के रूप में हम लोग यूज नहीं कर सकते ना। तो इनको हम लोग छोटे छोटे इकाइयों में इनको तोड़ना होता है बॉडी में। ये काम बॉडी खुद से करता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग भोजन में क्या ग्रहण करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सब चीजों को हम ग्रहण करेंगे। ये बड़े पदार्थ हैं, जटिल पोषक पदार्थ हैं, और इनको छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ना होगा जिससे फिर हम इसका उपयोग कर सके। तो इन छोटी छोटी इकाइयों में इनको तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। तो पोषण मतलब भोजन ग्रहण करना, और भोजन में हम लोग क्या ग्रहण करेंगे, तो जटिल पोषक पदार्थ, और उन छोटे पोषक पदार्थों को छोटी छोटी इकाइयों में बॉडी द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन की प्रक्रिया कहलाता है। तो पोषण में हम लोगों को कुल मिलाकर क्या पढ़ना है, पाचन पढ़ना है। देखो क्या लिखा है आगे कि ठोस, जटिल, बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा तरल, सरल और छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को पाचन कहते हैं। बड़े बड़े जटिल अणुओं को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से शरीर में क्या किया जाता है, छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है और घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि वो हमारे बॉडी में ऊर्जा दे सके। तो उसी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब पाचन की प्रक्रिया के लिए केवल ऐसे बॉडी में पूरा एक सिस्टम होगा ना पाचन प्रक्रिया के लिए। जैसे हम लोग खाना खाएंगे मुख से, फिर खाना फिर वो अमाशय तक जाएगा, फिर अमाशय से छोटी आंत में जाएगा। तो वो जो पूरा जो अंग तंत्र है बॉडी का, जो पाचन की क्रिया में भाग लेगा, मुख वगैरह सभी को मिला करके, उसको क्या कहेंगे, पाचन तंत्र। तो भोजन ग्रहण करना, पोषण, ठीक है। फिर भोजन को छोटे छोटे इकाइयों में, आवश्यक इकाइयों में जो हमारे शरीर में घुलनशील हो, उसमें तोड़ना पाचन कहलाता है। पाचन के लिए जो अंग तंत्र हमारे शरीर में जो सिस्टम लगेगा उसको पाचन तंत्र कहेंगे। तो हमारे शरीर में कौन कौन सा पाचन के लिए कौन कौन सा तंत्र लगता है, देखो। तो पाचन, मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है वो कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, 2 भागों में। एक आहार नाल और दूसरा संबंधित पाचन ग्रंथियां। जो हमारे शरीर में जो पाचन के लिए जो अंग तंत्र है ना, उसको हम लोग आहार नाल कहते हैं। जो मुख से लेकर के, यहाँ पे देखो चित्र में नीचे एक बार डायग्राम बना है, उसमें हम लोग देखते हैं। ये देखो, ये मुख से खाना ग्रहण किए, फिर मुख से होते हुए जो खाना जो नीचे तक आ रहा है, ये यहां तक, ये पूरा क्या कहलाएगा, ये मुख से लेकर के इस पूरे भाग तक, भोजन बाहर निकालते तक, ये गुदा तक के भाग को हम लोग आहार नाल के नाम से बोल रहे हैं ना। एक साथ क्या बोल रहे हैं, आहार नाल के नाम से बोल रहे हैं, ठीक है। इसको आहार नाल। लेकिन अब सिर्फ ये बॉडी में, यहाँ मुख से हमने भोजन ग्रहण किया, फिर यहाँ से भोजन ऐसे नीचे आकर के जो अपशिष्ट पदार्थ हो उसको गुदा से बाहर निकाल दिया, आवश्यक पदार्थ को अवशोषित कर लिया। सिर्फ ऐसे ही नहीं है ना, उसके लिए भोजन यहाँ आ तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भोजन का पाचन कौन करेगा, तो पाचन करने के लिए यहाँ पे भोजन के लिए कुछ एंजाइम उपस्थित होंगे। तो जो पाचन की प्रक्रिया है वो पूरी किस पे निर्भर करेगी, एक तो आहार नाल पे निर्भर करेगी, मतलब वो जो हमारे शरीर में जो अंग है पाचन के लिए, मुख से लेकर के अमाशय वगैरह सबको जो इंक्लूड कर रहे हैं, तो एक तो आहार नाल पे, और दूसरा जो हम लोग उसमें एंजाइम्स वगैरह यूज होंगे, तो संबंधित पाचक ग्रंथियां। तो 2 भागों में पाचन तंत्र को बांटो, एक आहार नाल वाला भाग, फिर हम लोग आहार नाल में कौन कौन सी भाग है ये सब पढ़ेंगे, और दूसरा संबंधित पाचन ग्रंथियां। तो कौन कौन सी पाचन ग्रंथियां उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आहार नाल को देख लेते हैं। आहार नाल में देखो क्या लिखा है कि किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका है जो मुख से शुरू होकर के गुदा में समाप्त होती है। तो मुख से गुदा तक का जो भाग है वो क्या कहलाएगा, आहार नाल कहलाएगा, ठीक है। अब आहार नाल का कितना भाग है, तो सबसे पहले मुख गुहा, मतलब हमारा जो मुख है, फिर ग्रास नली जो गले के पास की नली है, ग्रास नली, फिर अमाशय, फिर आंत। इसको चारों को मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये मुख गुहा, यहाँ से मुख, फिर ये जो लंबी वाली नली है ये ग्रास नली, ठीक है। फिर ये
अमाशय, ये वाला जो भाग है ये अमाशय, और फिर ये छोटी आंत, ये पूरा आहार नाल कहलाएगा ना, यहाँ से लेकर के पूरा भाग जो है वो आहार नाल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ये मुख गुहा, ये मुख के बारे में। ठीक है, जब ये मुख गुहा हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रास नली, ये ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इस ग्रास नली के बारे में पढ़ने के बाद इसके बारे में, ये अमाशय, सॉरी इधर ये तो यकृत है, ये अमाशय, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये छोटी आंत, ये आंत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसे 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये मुख गुहा के। देखो मुख गुहा सभी कोई जान रहे हैं, मुख गुहा क्या है। ठीक है, मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग है। वही मनुष्य मुख एक दरार के समान होता है। सबके पास मुख है, आप लोग सब जान रहे हो, है ना। दोनों जबड़ों के बीच में स्थित एक गुहा में खुलता है। सबसे पहले होठ, और होठ कहाँ खुलेगा, एक गुहा में, जिसको मुख गुहा कहेंगे। क्लियर है। तो जो आपके हमारे ओठ के अंदर का जो संरचना, उसको मुख गुहा कह रहे हैं। इसमें ऊपरी भाग को तालु कहते हैं, जो ऊपर कोमल वाला भाग है, और कठोर और कोमल दोनों भाग रहता है वहां पे। फिर उसके बाद निचले हिस्से में क्या रहता है, जबड़ा रहता है। ठीक है, मुख गुहा को बंद करने के लिए ऊपरी और निचले होठ होते हैं, और मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं। ये सब तो सब जान रहे हो। तो ये मुख गुहा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या काम होता है, भोजन ग्रहण करने का काम होता है। ठीक है, इसमें भोजन को फिर चबाने के लिए क्या दिए होते हैं, दांत। यहाँ पे दांत के बारे में फिर लिखा हुआ है कि जबड़े में दांत एक पे एक पंक्ति में पाए जाते हैं, और दांत कई प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े हो, गर्त दंती, द्विद्वार दंती, विषम दंती, इतने प्रकार के दांत वहां पे होते हैं। ठीक है, करीब करीब मनुष्य के जीवन में 16 से 32 दांत टोटल होते हैं। तो इसमें वही सब दांत के बारे में लिखा है, आपको दांत के बारे में नहीं पढ़ना। आपको क्या जानना है कि आहार नाल का जो पहला भाग है वो है मुख गुहा। मुख गुहा दोनों होठों के बीच से एक गुहा नुमा संरचना है, उसको मुख गुहा कहेंगे। फिर मुख गुहा कहाँ खुलेगी, जाकर के ग्रसनी में खुलेगी। ये देखिए, ये है मुख गुहा, ये दोनों होठ, ये मुख गुहा, ये ऊपर का तालू, ये जीभ, दांत वगैरह सब यहाँ पे चित्र में बना हुआ है। तो ये मुख गुहा हो गया। और मुख गुहा के बाद ये देखो यहाँ पे कहाँ खुल रही है, ग्रसनी में। नाक भी यहाँ पे खुलता है ना, और मुख भी यहाँ पे खुलता है, मतलब श्वसन तंत्र भी यहीं पे खुलता है। बाद में ग्रसनी हम लोग श्वसन तंत्र में भी पढ़ेंगे। तो ये ग्रसनी में खुला, और ग्रसनी से फिर देखो ये जो पूरा भाग है ग्रसनी का भाग है। यहाँ से हम लोग खाना की ग्रहण किए, और खाना यहाँ से ग्रसनी से होकर के फिर इस नली में आ जाएगा, ग्रास नली में। तो ये ग्रसनी, देखो ये वाला भाग को ग्रसनी कह रहे हैं ना। ठीक, लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रसनी। फिर ये जो लंबा नली जैसा भाग है, इसको ग्रास नली। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्रसनी। देखो क्या दिया हुआ है, ग्रसनी, मुख गुहा के पीछे का भाग जो है वो ग्रसनी कहलाएगा। इसमें 2 छिद्र होते हैं, मैंने कहा था ना श्वसन तंत्र भी यहाँ खुलता है। तो 2 छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग अर्थात ग्रसनी में खुलता है, जो आप लोग गला बोलते हैं, जो जहां से खाना खाते फिर निगलते हैं, जो वो वाला भाग क्या है, आहार नाल में खुलेगा, वो ग्रसनी का भाग है। जहां से हम लोग गले से निगलते हैं वो ग्रसनी का भाग है। और एक कंठ द्वार होता है जो श्वास नली में खुलता है। अभी आप लोग देखे भी 2 द्वार दिख रहे थे आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे ये ग्रसनी है, ये वाला जो द्वार है ये कंठ द्वार है, वो श्वास नली में खुलेगा। और ये वाला जो है ये आहार नाल में खुल रहा है, ये वाली नली में खुल रहा है। तो यहाँ से हम लोग भोजन ग्रहण किए, और ग्रसनी से वो कहाँ खुल गया। इसमें 2 छिद्र होते हैं ग्रसनी में, एक छिद्र श्वसन के लिए काम आता है, और दूसरे छिद्र से क्या होता है, खाना नीचे इस नली में आ जाता है। यहाँ पे ना ये ग्रसनी में ही यहाँ पे एक ऐसे पट्टी जैसा लगा होता है, जिसको कंठ द्वार कहते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं और खाना निगलते रहते हैं ना, तो वो पट्टी बंद कर देता है। यहाँ पे बंद हो जाएगा पट्टी। तो यहाँ से क्या होगा, भोजन इसमें श्वसन नली, जो पीछे श्वसन नली भी है, उसमें नहीं जा पाएगा, बल्कि पूरा खाना इसी में आएगा। और अगर वो ढक्कन बंद नहीं हुआ तो हम लोग का खाना आहार ये वाली नली में आने की बजाय कहाँ चला जाएगा, श्वसन नली में भी जा सकता है। तो एक कंठ द्वार होता है, एपिग्लॉटिस उसको बोलते हैं, वो वहां पे बंद करने का काम करते हैं। क्योंकि देखो दोनों ग्रसनी क्या कर रहा है ना, दोनों जगह ये पूरा एक कप जैसा संरचना है। नाक से भी खुल रहा है ग्रसनी नीचे श्वसन नली में, और मुंह से भी खुल रहा है। ठीक है, तो मुंह वाले ग्रसनी में दोनों में ऑक्सीजन भी आ रहा है और खाना भी आ रहा है एक साथ, है ना। तो अगर खाना आ रहा है तो वो श्वास नली में जा सकता है, और इस वाली नली में भी आ सकता है, ग्रास नली में भी आ सकता है। तो श्वास नली में जाने से रोकने के लिए उसमें एक बीच में ऐसे ढक्कन जैसा लगा होता है, जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, उस ढक्कन के कारण फिर खाना उधर नहीं जा पाता है श्वास नली की ओर। जब हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तब भी आप लोग ग्रसनी वाला एग्जाम्पल देखोगे। ठीक है, तब फिर आप लोगों को और क्लियर समझ में आएगा। तो अब क्या हुआ, खाना हम लोग मुख गुहा की सहायता से खाना ग्रहण किए, दांत की सहायता से खाने को चबा करके, और फिर खाना कहाँ आ गया, ग्रसनी में, और ग्रसनी से फिर कहाँ आ गया, वो ग्रास नली में आ गया। अब देखो ग्रास नली, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन। हाँ, मुख में जब खाना रहता है तो लार में मिक्स हो जाता है ना। लार में क्या होंगे, एंजाइम होंगे, जिनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है, और ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो अमाशय में खुलती है। एकदम लंबी नली होगी और अमाशय में ये खुलेगी। ये देखो, ये है ग्रास नली, ये लंबी वाली जो नली है ये ग्रास नली है। और देखो ये कहाँ खुल रही है, इसमें। ये क्या है, अमाशय लिखा है ना, ये अमाशय।
तो ये ग्रास नली ग्रसनी से होते हुए जो नली नुमा संरचना है उसको ग्रास नली कहेंगे, और ये कहाँ खुलती है? अमाशय में। और इस ग्रास नली में क्या होता है ना, संकुचन होते रहता है, ये सिकुड़ते रहता है, ये इधर इधर ऐसे आगे पीछे होते रहता है। इसका जो ये दोनों भाग है ना, इधर वाला आगे पीछे होता रहता है। अब देखो, ग्रास नली एक लंबी नली है जो अमाशय में खुलती है। इसकी दीवार पेशीय तथा संकुचनशील होती है। मैंने कहा ना, उसकी दीवार में क्या होते रहता है? संकुचन होते रहता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तुरंग की तरह संकुचन व सिकुड़न और शिथिलन व फैलाव शुरू हो जाता है। मतलब एक बार नली दबता है और एक बार खुलता है, ऐसे ऐसे दबेगा फिर खुलेगा, है ना, दबेगा फिर खुलेगा, मतलब इस तरीके से एक बार आएगा फिर ऐसे फैलेगा, फिर आएगा फिर फैलेगा। तो इसके कारण क्या होता है ना कि खाना जो है वो नीचे गिरने लगता है, आसानी से नीचे चला जाता है। तो आहार नली से होते हुए इस प्रकार की गति के कारण भोजन क्या हो जाता है? धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है और ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। तो ग्रास नली से खाना सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? नीचे जाएगा। तो देखो, ग्रास नली से खाना क्या हो गया? यहाँ से ये हिल रहा था, सिकुड़ रहा था, फैल रहा था, जिसके कारण खाना छल्ले नुमा होते होते नीचे आ जाता है। यहाँ पे इसमें क्या है? अमाशय है। अब इस अमाशय में देखो 3 भाग होता है। इधर ऊपर का अमाशय का भाग, इधर कार्डियक, नीचे वाले भाग को पैलोरिक और बीच के भाग को फंडिक कहते हैं। फुंडिक या फंडिक ऐसी कुछ कहते हैं, ठीक है। 3 भागों में बटा होता है। लेकिन अब इसके 3 भाग से हम लोग को मतलब नहीं है। ये अमाशय है, उधर गुहा में है, पेट में है मतलब, और बाईं ओर है पेट में। और इस अमाशय में 3 भाग है, कार्डियक, फंडिक और पैलोरिक। पर इन 3 भाग से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अमाशय के अंदर एक जठर ग्रंथि होती है और जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। मतलब इसमें से कुछ एंजाइम बाहर निकलते हैं जिसको हम लोग जठर रस कहते हैं। तो खाना यहाँ से यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पहुंच गया तो इसमें जठर रस घुलेगा और जठर रस भोजन का क्या करेगा? भोजन में आवश्यक पदार्थ, जो बड़े पदार्थ है, उसको छोटे अणुओं में तोड़ेगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित है, लंबाई 30 सेंटीमीटर है और इसका अग्रभाग देखो कार्डियक, नाम लिखा भी है कार्डियक, फिर पैलोरिक, और जो बीच का भाग है वो फुंडिक कहलाता है। ये सब लिखा भी है, ठीक है। उसके अलावा इसमें ये भी लिखा है कि अमाशय में जठर रस का स्त्रावण होता है और जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्त्रावण होता है। ये भी देखो, इस जठर रस में क्या क्या होता है? तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा या म्यूकस उसी को कहते हैं, और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। मतलब जठर रस में क्या क्या रहता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, श्लेष्मा होता है और पेप्सिनोजेन रहता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा? देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेरिसिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। अब पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। देखो, प्रोटीन पर कार्य करता है और प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। मतलब प्रोटीन एक बड़ा जटिल अणु है ना, इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं अपने शरीर में यूज कर सकते। तो इसको छोटे अणु में तोड़ने के लिए कौन काम करेगा? पेप्सिन। और पेप्सिन को कौन एक्टिव करेगा? पेप्सिन को एक्टिव करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब और उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जितने भी भोजन में अगर कुछ जीवाणु वगैरह हम लोग खा लिए हैं और जीवाणु नाशक पदार्थ ले लिए हैं, जीवाणु वगैरह हम लोग अवशोषित कर ले, बैक्टीरिया वगैरह, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा? उन बैक्टीरिया वगैरह को भी मार देगा। जीवाणु नाशक पदार्थ है ये, तो ये सूक्ष्म जीवों को भी मार देता है अगर हमारे भोजन में कोई सूक्ष्म जीव है तो। HCl वहां पे पहले भोजन में सूक्ष्म जीव को मारेगा, फिर HCl क्या करेगा? पेप्सिनोजेन को सक्रिय करेगा और पेप्सिनोजेन जो भोजन में प्रोटीन है उसको पेप्टोन में बदल देगा, ठीक है। अब म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस अमाशय की दीवार और जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है। चूंकि देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो अम्ल है ना, और सांद्र अम्ल है, ये बहुत खतरनाक है। तो हमारे जो अमाशय की दीवार है वो भी तो जल सकती है ना अम्ल से। तो अमाशय की दीवार को बचाने के लिए उसमें क्या रहता है? म्यूकस, उसके चारों ओर म्यूकस लग जाता है। तो ये 3 चीज वहां पे है अमाशय में। क्या क्या? एक तो म्यूकस जो अमाशय की दीवार को बचाएगा, फिर एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि जीवाणुओं को, भोजन में से जीवाणुओं को नष्ट करेगा, और पेप्सिनोजेन को सक्रिय करेगा। और पेप्सिनोजेन तीसरा, ये क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। तो 3 काम हो गया हमारे अमाशय में। अब काइम अमाशय के पैरोलिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। अब काइम किसको कह रहे हैं? अमाशय में जो भोजन, हमारे शरीर में जो भोजन गया था ना, सबसे हम लोग मुख से भोजन ग्रहण किए, भोजन लार में मिक्स हुआ, लार से मिक्स होकर के वो ग्रसनी में गया, ग्रसनी से ग्रास नली में गया और ग्रास नली से अमाशय में चला गया। अमाशय में क्या हुआ? सूक्ष्म जीव को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा नष्ट कर दिया गया और जो प्रोटीन था उसका क्या कर दिया गया? पाचन कर दिया गया। तो अब भोजन जिस रूप में बदल गया ना, उस भोजन को क्या कहेंगे? अब हम लोग काइम कहेंगे। तो भोजन को हम लोग वहां काइम कह रहे हैं। तो अब काइम अमाशय में जो भी भोजन के साथ होना था, प्रोटीन वगैरह का पाचन, वो हो गया। अब वो भोजन किस में बदल गया है? काइम में बदल गया है। अब उस काइम को अमाशय से कहाँ जाना है? छोटी आंत में जाना है। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आंत वाला टॉपिक। आंत वाले टॉपिक में देखो, आंत को 2 भागों में बांटा गया है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। तो सबसे पहले हम लोग छोटी आंत देखेंगे जो कि यू आकार वाला, यहाँ से देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग, ये देखो यहाँ पे अमाशय में जो भोजन है वो काइम के रूप में बदल गया और काइम फिर यहाँ से इसमें आएगा,
इस नली में, ये यू आकार की नली दिख रही है, ये मतलब ये ग्रीन वाले के पीछे भी है ना, ये वाला भाग वो दिख नहीं रहा है इस फोटो में। तो यहाँ से पीछे इसमें एक भोजन आया, इसको छोटी आंत यहाँ से शुरू हो गया, ये पूरा छोटी आंत का भाग है ये पूरा, और ये वाला बड़ी आंत का भाग है, ठीक है। तो हम लोग छोटी आंत में भोजन आ गया, अब इसको हम लोग जो यू आकार की नली इसको ग्रहणी कहते हैं। अमाशय यहाँ से यहाँ ग्रहणी या डियोडिनम में, देखो यहाँ लिखा भी है ग्रहणी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से जो ये छोटा छोटा भाग में जो बटा हुआ है, ऐसे बहुत सारा जो फोल्ड बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्रांत, ठीक है। तो अमाशय से ग्रहणी में, ग्रहणी से फिर इस वाले भाग में पूरा यहाँ इसको अग्र क्षुद्रांत, और फिर इस पूरे भाग में इसको क्षुद्रांत, फिर इस क्षुद्रांत से इस बड़ी आंत में जाएगा, ये ग्रीन वाले भाग में, देखो ग्रीन वाले भाग को बड़ी आंत बोल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को नेक्स्ट क्या पढ़ना है, छोटी आंत। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रहणी देखेंगे। ये देखो लिखा हुआ है, छोटी आंत का जो सबसे शुरू का भाग है वो यू आकार की तरह मुड़ा रहता है, और इसको ग्रहणी या पक्वाशय कहते हैं, या डियोडिनम कहते हैं इंग्लिश में, ग्रहणी, पक्वाशय या डियोडिनम। 25 सेंटीमीटर लंबाई का होता है, और जिसका जबकि शेष भाग 30 सेंटीमीटर लंबाई भाग का इलियम कहलाता है। और बाकी जो क्षुद्रांत वाला भाग था ना, जिसको मैं क्षुद्रांत कह रही थी, उसी को इलियम भी कहते हैं ना। तो शुरू में जो डियोडिनम जो ऐसे मुड़ा हुआ भाग था, ऐसे यू आकार का, वो क्या कहलाएगा, ग्रहणी, और उसका लंबाई कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसके भीतर क्या होती है, उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। डियोडिनम में तो भोजन आ गया, अब डियोडिनम में क्या होता है ना, ये देखो डियोडिनम में जो भोजन आ गया, भोजन में से प्रोटीन का पाचन तो हो गया है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें जिनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना है। तो डियोडिनम में बहुत सारे रस आते हैं, एंजाइम आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला अलग ऑरेंज टाइप के कलर का आप लोगों को कुछ पत्ती जैसा दिख रहा होगा, ये है क्या बोलते हैं इसको, पित्ताशय, सॉरी पित्ताशय नहीं, अग्नाशय बोलते हैं। ये देखो लिखा भी है अग्नाशय, ये अग्नाशय है। इस अग्नाशय से अग्नाशयी रस आएगा यहाँ पे ग्रहणी में, जो भोजन है ग्रहणी में उसमें मिल जाएगा। सेम यहाँ पित्ताशय से देखो, यहाँ पित्ताशय, ये यकृत और पित्ताशय, यहाँ से यकृत रस आएगा, पित्ताशय से कुछ रस आएंगे, और वो यहाँ पे आकर के मिलेंगे ग्रहणी में। यहाँ पे जो भोजन है, मतलब यहाँ ग्रहणी में केवल भोजन रुकता है, और भोजन में क्या मिलता है, अग्नाशय से आने वाला रस मिलता है, पित्ताशय और ग्रहणी की तरफ से आने वाले रस इसमें मिलते हैं, और भोजन में पाचन करते हैं, ठीक है। तो ग्रहणी में केवल भोजन ठहरा है, और ठहर करके वो रस मिल रहा है उसमें। फिर रस मिलने के बाद भोजन कहाँ चला जाता है, इस क्षुद्रांत वाले भाग में, मतलब इस पूरे भाग को क्षुद्रांत या इलियम कहते हैं ना, तो इलियम वाले भाग में चला जाता है। इस इलियम में क्या होता है ना, अंदर में वो होते हैं, रोम जैसा निकला हुआ रहता है इसके हर कोशिका में, ऊपर से बाल के रोम के जैसा छोटा छोटा भाग रहता है, जिसको सूक्ष्मांकुर कहते हैं। वो क्या करेगा ना, जब भोजन यहाँ से चल करके ऐसे घूम के बहुत समय तक इसमें रुकता है ना, देखो इतना सारा फोल्ड है, तो पूरा इसमें से ऐसे चल के जब भोजन जाएगा तो बहुत देर लगेगा भोजन को निकलने में। तो उतने देर में क्या होता है ना, इसके ऊपर पूरे जो दीवार पे जो रोम लगे हुए हैं ना, वो रोम क्या करते हैं, भोजन में उपस्थित आवश्यक पदार्थ को अवशोषित कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ से हम लोग भोजन ग्रहण किए, भोजन में जो प्रोटीन था उसको डायरेक्ट अवशोषित नहीं कर सकते थे, इसलिए अमाशय में प्रोटीन का क्या हो गया, पाचन हो गया। फिर भोजन डियोडिनम में आया, अब भोजन में और जो जटिल पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उन सबका पाचन कौन करेगा, ये अग्नाशय से आने वाला रस, पित्ताशय से आने वाला रस और यकृत से आने वाले जो रस हैं वो उसमें और पाचन करेंगे। अब भोजन जो है वो पूरा हम लोगों का वैसा तैयार हो गया जैसा हम लोग उसको अवशोषित कर सकते थे। तो भोजन यहाँ से फिर जब इलियम में आता है तो बहुत देर तक यहाँ से फोल्ड होकर के वो पूरा यहाँ से यहाँ तक आता है, मतलब यहाँ पे बहुत देर तक गमन करता है। तो जितनी देर तक वो गमन करता है उतनी देर तक इसकी दीवार क्या करती हैं, अपने रोम के द्वारा, जो इसमें रोम लगे हुए हैं उसको सूक्ष्मांकुर कहते हैं, उन सूक्ष्मांकुर के द्वारा उसमें जितने भी आवश्यक पदार्थ थे भोजन में सबको अवशोषित कर देता है। और फिर भोजन में से आवश्यक पदार्थ जब अवशोषित हो जाते हैं तो भोजन कहाँ चला जाता है, इस ग्रीन वाले बड़ी आंत वाले भाग में। मतलब जो बड़ी आंत में जो भोजन जाएगा उसमें कुछ भी आवश्यक पदार्थ नहीं बचेंगे, पूरा का पूरा भोजन का आवश्यक पदार्थ यहाँ पे अवशोषित कर लिया जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलियम की दीवार में उंगलियों के समान रचनाएं पाई जाती हैं। मैंने बोला ना बाल के समान या उंगली के समान, उसे क्या कहते हैं, रसांकुर या सूक्ष्मांकुर भी कहते हैं। ये रसांकुर आंत्र की दीवार के अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने बोला अभी अवशोषण होगा। ग्रहणी में क्या हो रहा था, ग्रहणी अमाशय के मोड़ के मध्य अग्नाशय पाया जाता है, अग्नाशय के बारे में मैंने बताया, पित्त वाहिनी बताया मैंने, पित्ताशय वाला, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, ग्रहणी में खुलते हैं। ये सभी देखो सारी की सारी नलियां कहाँ खुलती हैं, ग्रहणी में, और ग्रहणी में अपने रस को छोड़ देती हैं, ठीक है। और छोटी आंत में क्या होता है, उसके बाद जो इलियम वाला भाग है उसमें क्या होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, जो भी आवश्यक पदार्थ है उसको अवशोषण कर देते हैं। अब ये जो पूरा जो इलियम था ना, जो मैं बोल रही थी बहुत देर तक उसमें चलता, वो पूरा 6 मीटर लंबाई का है और 2.5 मीटर चौड़ाई का, इसीलिए तो उतने देर तक चलता। 6 मीटर मतलब बहुत लंबा ना, सबसे लंबा भाग है ये आहार नाल का, सबसे लंबा 6 मीटर का, तो बहुत देर तक। अब फिर भोजन कहाँ जाएगा, वो ग्रीन वाले बड़ी आंत में। बड़ी आंत में देखो क्या होगा,
छोटी आंत आहार नाल का अगला भाग बड़ी आंत में खुलता है, ठीक है। बड़ी आंत भी दो भागों में विभाजित रहती है, एक को कोलोन और एक को मलाशय कहते हैं। तो देख लेते हैं, ये देखो, ये पूरा 6 मीटर वाला ये है ना। अब 6 मीटर में बहुत देर तक भोजन रुका और जितनी देर तक भोजन यहाँ से गमन किया उतनी देर में जितना भी अवशोषण करना था पूरा का पूरा बॉडी ने, इस आंत ने अवशोषित कर लिया, ठीक है, इस इलियम ने। अब इलियम से भोजन यहाँ आ गया, ठीक, यहाँ से भोजन ऐसे जाएगा और यहाँ आएगा। तो ये बड़ी आंत का पूरा भाग है। इस भाग को कोलोन कहेंगे, लिखा भी होगा कहीं पे कोलोन। और जो ये वाला भाग है ये कहलाएगा मलाशय। यहाँ पे मल इकट्ठा होगा क्योंकि भोजन में से आवश्यक सारे पदार्थ हम लोगों ने ले लिया ना, तो जो अनावश्यक पदार्थ है वो यहाँ से गमन करते हुए यहाँ इकट्ठा होगा, उसी को मल कहेंगे। और यहाँ इकट्ठा हो रहा है इसलिए इसको मलाशय कहेंगे। ये जो देखो इधर अलग से परिशिष्ट करके लिखा हुआ अपेंडिक्स वाला भाग है, पहले इसका भी उपयोग होता था। जानवरों में अभी भी गाय वगैरह में यूज होता है ना, जो सुक्रोज को पचाने के काम आता था, क्योंकि हम लोग घास फूस खाते थे जब कच्चा भोजन खाते थे तब ये काम करता था। लेकिन अब पचा हुआ भोजन खाते हैं तो ये वाले भाग का कोई काम नहीं, तो ये सिकुड़ के छोटा हो गया। पहले ये भी यहाँ बड़ा सा था, ठीक है। तो ये अवशिष्ट क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग है केवल। अपेंडिक्स सुने हैं ना आप लोग। चलो ये तो हो गया बात। अब हम लोग देखेंगे भोजन इलियम से बड़ी आंत में आ गया, बड़ी आंत को इसको कोलोन, कोलोन से फिर कहाँ, मलाशय। तो कोलोन और मलाशय के बारे में हम लोग देखते हैं। ये देखो छोटी आंत का जो अगला हिस्सा है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कोलोन और मलाशय कहलाते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नलिका होती है जो सीकम कहलाती है। वही अपेंडिक्स वाला जो मैं बोल रही हूँ ना, सीकम है ना, सीकम कहते हैं उसको, जो कि उंगली जैसी रचना होती है और सिरा उसका क्या रहता है, बंद रहता है। इसी को अपेंडिक्स कहते हैं। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। अब कोलोन, क्योंकि अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, ये अवशेषी अंग है, ये भी लिख दिया है इसमें कि ये क्या है, सिर्फ और एक सिर्फ अवशेषी अंग, इसका कोई काम नहीं है। पहले इसका काम होता था ना, तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब कोलोन कभी कभी यही बढ़ जाता है अचानक से, तो फिर अपेंडिक्स हो जाता है, पेट फूलने लगता है, फुदकी करके बोलते हैं गांव तरफ इसको, तो फूलने लगता है, फिर इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है ना। अब देखो कोलोन 3 भाग में बटा रहता है, ऊपरगामी कोलोन, अनुप्रस्थ कोलोन और अधोगामी कोलोन। कुछ नहीं, बस ऐसे करके संरचना थी ना, तो इधर वाले का अलग नाम, इधर वाले का अलग नाम, इधर वाले का अलग नाम, ऐसे कर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, भोजन इसमें एक दरवाजा भी लगा रहता है, देखो वाल्व लगा रहता है जिसको इलियोशिकल वाल्व कहते हैं, ताकि भोजन वापस छोटी आंत में मत चला जाए ना, क्योंकि इसको ऊपर जाना है। भोजन को ऊपर जाने के बजाय भोजन नीचे छोटी आंत में वापस आना चाहेगा, तो ऊपर जाने से रोकने के लिए भोजन को वहां पे वाल्व भी लगा होता है। खैर ये वाल्व से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाल्व लगा रहता है एक, ताकि भोजन वापस इसमें मत चला जाए, भोजन इसी में ही जाए। अब समझ में आ गया कि जो बचा हुआ भोजन है वो यहाँ से यहाँ आएगा, क्योंकि भोजन का उसका कोई उपयोग नहीं रह गया, तो मल में इकट्ठा होगा। और जब भी बहुत ज्यादा मल इकट्ठा हो जाएगा तो प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनेगा तो गुदा से मल बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब इतना था भोजन ग्रहण करने के लिए कौन कौन से आहार नल के भाग थे। तो मुख गुहा में लार, दांत, जीभ, ओठ, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली में, ग्रास नली से अमाशय में, अमाशय में जठर रस है। फिर अमाशय से छोटी आंत के पहले भाग डियोडिनम में, डियोडिनम में पित्ताशय से और यकृत से और अग्नाशय से रस आएगा और भोजन का पाचन करेगा। अब भोजन पूरा पच जाएगा अग्नाशय में आने के बाद, ग्रहणी में आने के बाद। फिर ग्रहणी से इलियम में, इलियम भोजन में जितने भी आवश्यक पदार्थ है उनका अवशोषण होगा रसांकुर के द्वारा। फिर वो भोजन अनावश्यक भोजन रह जाएगा, हमारे लिए कोई काम का नहीं रहेगा, तो वो बड़ी आंत के कोलोन से होते हुए फिर मलाशय में इकट्ठा हो जाएगा और मलाशय से समय समय पर बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब भोजन को पचाने में कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां लगती हैं ये देख लेते हैं। तो देखो 2 प्रकार की पाचक ग्रंथियां हैं। कौन सी, आंतरिक पाचक ग्रंथि और बाह्य पाचक ग्रंथि। आंतरिक पाचक ग्रंथि मतलब जो अंदर में रहेंगी, जो आहार नाल के अंदर में होगी, जैसे जो अमाशय के अंदर था। तो कौन कौन सी देखो, जठर ग्रंथि और ब्रूनर्स ग्रंथि 2 प्रकार की, और श्लेष्म ग्रंथि 3 प्रकार की ग्रंथि आंतरिक ग्रंथि बता रहा है यहाँ पे। श्लेष्म ग्रंथि, जठर ग्रंथि और ब्रूनर्स ग्रंथि। और बाह्य पाचक ग्रंथि जो बाहर से भोजन में मिक्स किया जाएगा, जैसे कि लार, ठीक है, लार ग्रंथि। फिर यकृत से, जो यकृत बाहर में था। फिर अग्नाशय से जो आ रहा था वो सब बाहर से मिक्स किया जाएगा। देखो यहाँ पे अमाशय के अंदर ही रस था तो उसको आंतरिक रस ग्रंथि कहेंगे, लेकिन ग्रहणी के अंदर रस नहीं था। ग्रहणी में रस कहाँ से आ रहा था, इस अग्नाशय से, इस यकृत से। तो इस अग्नाशय वाले रस को, इस यकृत वाले रस को बाह्य ग्रंथि कहेंगे, ठीक है। जो बाहर से आ रहा है उसको बाह्य ग्रंथि, और जो अंदर में ही है उसको आंतरिक ग्रंथि कहेंगे, ठीक। तो अब देखो आंतरिक ग्रंथियां तो आप लोगों ने जान गए कि एक तो कौन कौन सा, जठर ग्रंथि, और जो आंत की दीवार पे था ब्रूनर्स ग्रंथि, वो आंतरिक ग्रंथि है। बाह्य ग्रंथि, लार ग्रंथि। कौन कौन सी होती है लार ग्रंथि का नाम देखो दिया हुआ है, क्या क्या नाम है। 3 प्रकार की ग्रंथि है देखो, एक है सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्रंथि भी बोल सकते हो, सब मैक्सिलरी ग्रंथि, और एक और होता है ये यहाँ पे पैरोटिड ग्रंथि।
सबलिंगुअल ग्रंथि, आप लोग महसूस भी कर पाते होंगे, दोनों जीभ के दोनों साइड से निकलता है ग्लार। फिर सब मैक्सिलरी ग्रंथि, जो जीभ के जस्ट नीचे जबड़े के बीचों बीच के भाग से निकलता है। और पैरोटिड ग्रंथि, जो कान के नीचे वाले भाग से निकलता है, मुख में आता है और मुख में जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उसमें थूक के रूप में उसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग लार कहते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, इसमें दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये जो रस है इसमें दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक तो टाइलिन और एक लाइसोजाइम। ये दोनों क्या करते हैं, पाचन में सहायता करते हैं। जब भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो ये टाइलिन एंजाइम और ये लाइसोजाइम एंजाइम लार की सहायता से भोजन में मिक्स हो जाता है और उसमें उपस्थित बड़े पदार्थों को छोटे पदार्थों में तोड़ देता है। नेक्स्ट क्या है, यकृत में से जो ग्रंथि आ रही है, यकृत कहाँ है, देखो ये यकृत वाला भाग है, ये यकृत है। यकृत से देखो एक नली दिख रही है ना, वो डिओडिनम तक आ रही है, तो यहाँ से यकृत रस डिओडिनम में भोजन में घुस जाता है। ठीक है, तो यकृत रस का क्या क्या काम है देख लेते हैं यकृत में। तो ये देखो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन 1.5 किलो से 2 किलोग्राम तक होता है। उदर गुहा में ऊपर दाहिनी ओर स्थित होता है, ये सब तो देख लिया आपने, गहरे धूसर रंग का होता है और इसमें एक छोटी सी नाशपत्ती के आकार की थैली होती है जिसको पित्ताशय कहते हैं। यहाँ पे देखो नाशपत्ती के आकार की थैली, ये पित्ताशय है, ये यकृत के पास ही पाई जाती है जस्ट। तो यहाँ से भी एक नली इसके यकृत वाली नली के साथ है और यकृत नली से ही वो भी उसमें से भी रस निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं पित्ताशय, तो चलो बाद में, पहले यकृत के बारे में देखते हैं कि यकृत का काम क्या है। देखो यकृत क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पचाने में सहायता करता है और ग्लाइकोजन का निर्माण और संचय करता है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और उसमें जो भी ग्लाइकोजन के रूप में उसको बदल देता है और उसको जमा कर लेता है। क्यों जमा कर लेता है, ताकि जब भी हमको ऊर्जा की जरूरत पड़े तो ये ग्लाइकोजन समय समय पे देते जाए और हमारा जब हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो यही यकृत जो ग्लाइकोजन को संचय करके रखा है ये ग्लाइकोजन देता है और उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। ठीक है, जब हम लोग भूखे रहते हैं तब। फिर क्या करता है और यकृत, वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वसा में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि इसने कार्बोहाइड्रेट को पचा लिया, जो भोजन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट लिए थे, और उससे क्या बना लिया, ग्लाइकोजन, और उसको अपने पास स्टोर रखता है। उसी ग्लाइकोजन को समय समय पे वो हमारे शरीर में वसा के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के रूप में जैसे भी हमको जरूरत पड़ती है देते जाता है। और क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करने में सहायता करता है। फिर और क्या करता है, देखो ये उसके अलावा ये जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को क्या करता है, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ये सब जो अवशिष्ट पदार्थ भोजन में होते हैं इनको यूरिया में परिवर्तित कर देता है, फिर यूरिया को हम लोग मूत्र की सहायता से बाहर कर देते हैं। ठीक है, प्रोटीन की अधिकांश मात्रा में कार्बोहाइड्रेट में, और ये क्या करता है, प्रोटीन के अधिकांश भाग को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो अवशिष्ट पदार्थों को अलग कर दे रहा है, जितने भी अनावश्यक पदार्थ हैं भोजन में उनको अलग कर दे रहा है। फिर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रख रहा है, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। प्रोटीन के पाचन में हेल्प कर रहा है, तो ये यकृत का काम हो गया। ठीक, अब पित्ताशय का क्या काम है भाई, उसमें जो पित्ताशय जो नाशपत्ती के आकार की थैली थी यकृत के पास रहती है, यकृत से जुड़ी रहती है, इसमें इसका क्या काम है, देखो यकृत में पित्त बनता है, बाइल। ठीक है, अभी बाइल के बारे में बताती हूँ आप लोगों को। ये क्या करता है, पित्त क्या करता है ना, जो इसमें पित्त जो बन रहा है वो पीले रंग का पदार्थ होता है और वो क्या करता है, क्षारीय होता है, इसलिए पित्त जो होता है वो भोजन में जितने भी हानिकारक जीवाणु आते हैं उसको नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, और साथ में जो अमाशय से जो भोजन आता है उसको क्षारीय कर देता है ताकि भोजन का आगे का पाचन अच्छे से हो सके। तो पित्ताशय से भी काम, पित्त का भी काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब अग्नाशय से जो रस आ रहा है उसका क्या काम है। अग्नाशय गुलाबी रंग का एक होता है, पत्ती के आकार का आप लोगों को दिखा, उससे अग्नाशय रस आ रहा था। ये मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन थी, यकृत, और फिर दूसरी सबसे बड़ी कौन है, अग्नाशय। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, देखो कि ये यू आकार वाली, यह एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। इसमें से अग्नाशय रस निकलता है और किस प्रकार का रस है, क्लोम रस बोलते हैं, जो क्या हो जाता है, अग्नाशय का एक भाग है लैंगरहैंस की द्वीपिका, उसी द्वीपिकाओं से निकलता है। एक अग्नाशय में ही एक भाग है, उसको लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। इंपॉर्टेंट नाम है लैंगरहैंस की द्वीपिका। इससे बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लाइकोजन व गामा कोशिकाओं से सेम्टोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। ग्लूकेगॉन और सेम्टोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। 3 प्रकार का हार्मोन निकलेगा अग्नाशय से। अग्नाशय के कौन से भाग से, लैंगरहैंस की द्वीपिका भाग से। एक इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेटिन, ये 3 हार्मोन निकलते हैं। अब ये इंसुलिन का काम क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है। अगर इंसुलिन का स्त्रावण बंद हो गया तो डायबिटीज हो जाता है, इसीलिए इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है ना। तो अग्नाशय रस
आपको लोग को समझ में आ गया क्या करेगा? अब ये भोजन को क्या करेगा? पूरे तरीके से पाचन करने में सहायता करेगा। इसमें कौन कौन से एंजाइम है? एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज और मोल्टेज पाए जाते हैं। ये सब कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन आदि का क्या करते हैं? और वसा का भी पाचन कर देते हैं। तो अग्नाशय से जो रस आ रहा है उसमें ये सारे एंजाइम हैं और ये इनका पाचन कर रहे हैं। और साथ ही साथ अग्नाशय क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन का काम क्या होता है? शर्करा की मात्रा को निर्धारित करता है। अगर इंसुलिन नहीं रहेगा तो रक्त में शर्करा की मात्रा निर्धारित नहीं होगी और आवश्यकता से अधिक शर्करा हो जाएगा रक्त में, तो हमको तो क्या रोग हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज था अग्नाशय के बारे में। अब हम लोग ये देखेंगे कि मनुष्य में पाचन की क्रिया होती कैसे है। ठीक, तो आप लोग समझ ही गए लगभग कि पहले भोजन ग्रहण करेंगे, मुख में क्या होगा? लार मिक्स होगा, फिर मुख से जाकर के वो कहाँ जाएगा? आहार नाल में, फिर आहार नाल से अग्नाशय में, फिर अमाशय में, फिर ग्रहणी में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है कि मुख में स्थित लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार दांतों द्वारा पीस कर भोजन में अच्छी तरह से मिल जाता है। लार में 2 एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम, जो कि स्टार्च को शर्करा में तोड़ देते हैं। भोजन में जो स्टार्च था वो बड़ा जटिल पदार्थ था, उसको छोटे शर्करा पदार्थ में तोड़ दिए। ठीक है, फिर लाइसोजाइम जो है वो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। फिर उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? अमाशय में। अमाशय में भोजन में क्या मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। और क्या करता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? भोजन में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। और उसके साथ साथ पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन भी उसमें होते हैं एंजाइम, जो कि प्रोटीन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं और प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर भोजन क्या हो जाएगा? भोजन कहाँ चला जाएगा? भोजन को अब काइम कहेंगे और काइम कहाँ चला जाएगा? ग्रहणी में चला जाएगा। ये देखो ग्रहणी में। अब ग्रहणी में यकृत से जो रस आएगा वो मिलेगा उसमें, और अग्नाशय से जो रस आएगा वो मिलेगा उसमें। और काइम जो भोजन जो काइम में बदल गया था अब वो किस में बदल जाएगा? इमल्सन में बदल जाएगा। ठीक है, अब इमल्सन में जब वो मतलब उस भोजन को अब इमल्सन कहने लगेंगे, अब वो फिर कहाँ जाएगा? छोटी आंत में पूरा उसका पाचन होगा। देखो कई सारे एंजाइम हैं, अग्नाशय से ट्रिप्सिन आ रहा है, लाइपेज आ रहा है, एमाइलेज आ रहा है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज आ रहा है और मोल्टेज वगैरह आ रहे हैं। वो सभी उसमें स्टार्च का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे। और पाचन करने के बाद भोजन का क्या हो जाएगा? आवश्यक पदार्थों का अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इतने एंजाइम हैं। इसके बाद भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होगा, यहाँ पे लिखा है। और छोटी आंत से भोजन में जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं वो कहाँ चले जाएंगे? रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाएंगे, रुधिर कोशिकाओं में मिल जाते हैं। तो इस तरह से भोजन का क्या हो जाता है? पाचन। क्लियर है? तो ये था पाचन की प्रक्रिया। आप लोग एक बार बुक से फॉलो करना, बुक को देखना कि क्या क्या है। एक बार डायग्राम बनाना सीखना। पूरा मुख से भोजन आएगा और मुख से आहार नाल, आहार नाल से अमाशय, अमाशय से ये ग्रहणी, ग्रहणी में अग्नाशय से रस आएगा और यकृत से रस आएगा और पित्त रस आएगा। ठीक है, फिर ग्रहणी से छोटी आंत, छोटी आंत में अवशोषण होगा, आवश्यक पदार्थ रुधिर में मिल जाएंगे। और फिर जो भोजन बचा रहेगा जिसमें कुछ भी आवश्यक पदार्थ नहीं, अनावश्यक पदार्थ हैं, वो इस बड़ी आंत से होते हुए मलाशय में, और मलाशय से फिर उदा के द्वारा शरीर के बाहर कर दिए जाएंगे। तो इतना था डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र के बारे में। थैंक यू।